प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। तहरीक तालिबान टीटीपी यह आतंकी संगठन पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुका है। देश में इसकी वजह से कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। 14 अगस्त को जब मुल्क का स्वतंत्रता दिवस था तो उस मौके पर टीटीपी ने जो कुछ कहा, उसके बाद पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ गई होंगी। टीटीपी ने न सिर्फ भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का जिक्र पाकिस्तान के सामने किया, बल्कि उसे आगाह भी किया कि टीटीपी ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर असली आज़ादी की अपील की है। साथ ही उसने एक बार फिर पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की बात कही है। टीटीपी ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर उसकी हालत पर अफसोस जताया है। टीटीपी ने बधाई के साथ ही उसे आईना भी दिखाया। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का उदाहरण देकर उसने पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़का है। टीटीपी ने कहा है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को जो आज़ादी मिली उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया। संगठन का कहना है कि आर्थिक संकट, गरीबी, हिंसा, भ्रष्टाचार, इस्लामिक सिस्टम की कमी ने देश को शांति और संवेदनशीलता से दूर किया जा गया है। इसके साथ ही टीटीपी ने मुल्क में मौजूदा संकट के लिए पाकिस्तान की आर्मी को दोष दिया है। टीटीपी ने कहा कि आज़ादी के 76 साल बाद भी पाकिस्तान एक आत्मनिर्भर देश के तौर पर विकसित नहीं हो सका है। इसके बाद टीटीपी ने भारत का उदाहरण दिया। संगठन ने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। संगठन ने इसके अलावा टीटीपी ने अफगानिस्तान और बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति की भी सराहना की। आतंकवादी संगठन ने देश में आर्थिक संकट के लिए पाकिस्तानी सेना और अभिजात वर्ग को जिम्मेदार ठहराया। संगठन का कहना है कि इनकी वजह से ही देश पिछले 76 सालों में कुछ नहीं कर पाया। टीटीपी ने कहा कि जल्दी वो पाकिस्तान को शरिया कानून के साथ असली आज़ादी मिलेगी। साल 2007 में अफगानिस्तान तालिबान से अलग होकर टीटीपी बना था। इसके बाद से पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय से यह संगठन पाकिस्तान को निशाना बनाने में लगा हुआ है। संगठन की मांग है कि देश में इस्लामिक कानून लागू किया जाए। साथ ही वह सरकार पर अपने कई बड़े आतंकियों को रिहा के लिए भी दबाव डाल रही है। टीटीपी की ख्वाहिश है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के साथ पाकिस्तान के कबायली क्षेत्रों के विलय करने वाले फैसले को पलट दिया जाए। आइए अब हम रूस के बारे में बात करें। रूस में बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक गैस स्टेशन में आग लगने से जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके के कारण 12 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। घटना रूस के दागिस्तानी शहर की है। रिपोर्ट के अनुसार आग हाईवे के किनारे स्थित एक ऑटो रिपेयर की दुकान में लगी थी और एक धमाके के साथ ही देखते ही ये आग पास के ही गैस स्टेशन में पहुंच गई, जिससे गैस स्टेशन भीषण आग की लपटों में घिर गया। इस आग के चलते एक मंजिला मकान भी जलकर खाक हो गया। इस आग से झुलसकर 12 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि युद्ध जैसे हालात थे। दागिस्तानी के गवर्नर सरगई मेलिकोव ने बताया है कि घटना मंगलवार सुबह की है। घायलों में 13 बच्चे शामिल हैं। आग इतनी भीषण थी कि अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को आग पर काबू पाने के लिए 3.5 घंटे का समय लग गया। आग ने 600 स्क्वायर मीटर के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि समाज सुधारक और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का मंगलवार को निधन हो गया। दिल्ली एम्स में बिंदेश्वर पाठक ने अंतिम सांस ली। इनकी पहचान प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक के रूप में थी। पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का निधन देश के लिए गहरी क्षति है। बताया जा रहा है कि सुलभ इंटरनेशनल के कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के समारोह के बाद उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और फिर एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्होंने मानव अधिकारों, स्वच्छता और सामाजिक सुधारों को लेकर 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने सामाजिक प्रगति और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। बिंदेश्वर जी ने स्वच्छ भारत के निर्माण को अपना मिशन माना। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में जबरदस्त सहयोग प्रदान किया। हमारी विभिन्न बातचीत के दौरान स्वच्छता के प्रति उनका जुनून हमेशा दिखता रहा। बिंदेश्वर पाठक ने स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल की थी। उन्हें पद्म भूषण सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। आइए हम यूएई के बारे में बात कर लें। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के बीच सोमवार को नए लागू स्थानीय मुद्रा निपटान LCS प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन हुआ। इस लेन देन में लगभग 1 मिलियन बैरल कच्चे तेल की बिक्री शामिल थी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारतीय दूतावास ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि लेन देन के लिए भारतीय रुपये, यूएई धर्म दोनों का इस्तेमाल किया गया था। भारत और यूएई के बीच तेल और गैस के मजबूत संबंध हैं और यूएई भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक प्रमुख साझेदार है। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार की रीढ़ है। यूएई कच्चे तेल का क्षेत्र का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है और भारत के लिए LNG और LPG का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है।
विज्ञप्ति में कहा गया पिछले साल दोनों देशों के बीच 35.10 अरब डॉलर मूल्य के पेट्रोलियम उत्पादों का व्यापार हुआ, जो कुल द्विपक्षीय व्यापार का 41.4% है। LCS तंत्र की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, PM और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मौजूदगी में 15 जुलाई 2023 को सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं का उपयोग के लिए एक रूपरेखा तंत्र की स्थापना पर ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन MOU के तहत की गई है। यह भारत का पहला LCS है और इसमें लेन देन लागत और समय कम होने और स्थानीय मुद्राओं पर निर्भरता बढ़ने की उम्मीद है। इससे CEPA से प्राप्त होने वाली तरजीही शर्तों में और इजाफा होगा। व्यापारी आपसी समझौते के आधार पर भुगतान मुद्रा चुन सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय मुद्राओं में अधिशेष शेष राशि का उपयोग कॉरपोरेट बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों, खरीद बाजारों आदि जैसी स्थानीय मुद्रा परिसंपत्तियों में निवेश के लिए किया जा सकता है। जबकि आज का तेल लेन देन LCS के तहत दूसरा बड़ा लेन देन था। पहला लेन देन 15 जुलाई को समझौता ज्ञापन के आदान प्रदान के दिन हुआ था। इसमें संयुक्त अरब अमीरात के एक प्रमुख सोने के निर्यातक से भारत में एक खरीदार को लगभग 12.84 करोड़ रुपए में 25 किलोग्राम सोने की बिक्री शामिल थी। पाकिस्तान के 76वें स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले सिंध प्रांत में एक वरिष्ठ पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। निजी सिंधी दैनिक और TV स्टेशन के लिए काम करने वाले शीर्ष पत्रकार जॉन मोहम्मद महार को रविवार देर रात क्वींस रोड पर सेंट सेवियर स्कूल के बाहर गोली मारी गई। इलाका पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने अपनी कार में यात्रा कर रहे महार पर कई गोलियां चलाई। पुलिस के मुताबिक पत्रकार को सिर में और आंखों में के पास कई बार गोली मारी गई। उन्हें बेहद खराब हालत में एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन घावों की ताव में सते हुए सर्जरी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार हमले के पीछे के मकसद का तुरंत पता नहीं चल सका है, लेकिन पुलिस का मानना है कि पुरानी दुश्मनी के कारण हत्या हुई होगी। विश्व सिंधी कांग्रेस ने पत्रकार जॉन मोहम्मद महार की हत्या की निंदा की है। विश्व सिंधी कांग्रेस ने अपने X अकाउंट पर लिखा है कि WSC सुकूर सिंध पाकिस्तान में पत्रकार जॉन मोहम्मद महार की क्रूर और कायरतापूर्ण हत्या की कड़ी निंदा करता है। यह दुखद घटना न केवल प्रेस की स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन को दर्शाती है, बल्कि पत्रकारों के सामने आने वाले खतरों को भी याद दिलाती है। एक और खबर जो पाकिस्तान से निकल के आ रही है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुसलमानों के पवित्र स्थलों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करके इस निंदा करने के आरोप में एक हिंदू व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और गुस्साई भीड़ से बचाकर उसे जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। पुलिस ने प्रांत की राजधानी लाहौर से लगभग 400 किलोमीटर दूर पश्चिम रहीम यार खान जिले के निवासी अकबर राम को हिरासत में लिया है। उसे इलाके में रहने वाले फैसल मुनीर नामक व्यक्ति की शिकायत पर हिरासत में लिया गया है। मुनीर ने पुलिस के सामने 2 गवाह पेश करके आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। रहीम यार खान के कोट समाबा थाने के निरीक्षक सफदर हुसैन ने सोमवार को PTI भाषा को बताया कि पुलिस ने इस निंदा के आरोप में 11 अगस्त को संदिग्ध अकबर राम को गिरफ्तार किया और गांव में कानून व्यवस्था खराब न हो इसलिए उसे तत्काल न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। हुसैन ने कहा कि अगर हम इस निंदा के संदिग्ध को थाने में रखते तो इलाके में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती थी, क्योंकि वो मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोपी है। अकबर राम के खिलाफ इस निंदा कानून पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295A और पंजाब लोक व्यवस्था रखरखाव अध्यादेश के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने समय पर पहुंचकर अकबर राम की जान बचा ली है। 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में पाकिस्तान के इस निंदा कानून और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने मांग की थी कि यूरोपीय संघ पाकिस्तान का GSP दर्जा तब तक नहीं बढ़ाना चाहिए जब तक वो इन कानूनों पर लगाम नहीं लगाता। उन्हें मांग की कि पाकिस्तानी सरकार को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।